हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस वी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, क्लास 11 फिजिक्स। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच it tends to regain its original size and shape when the applied force is removed is known as elasticity। किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं तो उसके बाद जैसे ही हम उस बल को हटाते हैं तो वह पुनः अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त करना चाहती है। इसी गुण को हम क्या कहते हैं? तो प्रत्यास्थता कहते हैं। अब ये मार कर ही लीजिए, इसको हम क्या करते हैं? इस पर हम बल लगाते हैं तो देखते हैं ये टेढ़ा हो गया, फिर बल हटा लेते हैं तो क्या देखते हैं कि यह पुनः अपना नॉर्मल जो शेप है उसमें चला आया। तो इलेस्टिसिटी का मतलब क्या है? इलेस्टिसिटी एक गुण है जिसके गुण के कारण अगर हम किसी वस्तु पर बाहरी बल लगाते हैं और बल को जब हटा लेते हैं तो वह पुनः अपने पुराने रूप में आ जाती है वस्तु। इसी गुण का नाम इलेस्टिसिटी है। प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट टेंड्स टू रिगेन its original size and shape when the applied force is removed is known as elasticity। अब elasticity क्या हो गया? तो एक संक्षेप में समझें तो हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मिंग फोर्स। अब elasticity का उल्टा होगा प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या है कि जिस गुण के कारण किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं और अपने स्वरूप में परिवर्तन होता है और हटाने के बाद पुनः अपने पुराने स्वरूप में वापस नहीं आता है, इसे हम प्लास्टिसिटी कहते हैं। अब गुथा हुआ आटा है या ताड़ी पर हम बहुत बल लगाते हैं, देख खास सीमा के बाद फिर वो अपने पुराने स्वरूप में नहीं आ पाता है। तो हम देखते रहे हैं कि गुथा हुआ आटा लेते हैं और उसमें उस पर बल लगाते हैं, गोल बना दिए तो फिर वो गोल ही रहेगा, वो फिर ये लंबा नहीं होगा। अगर उसको लंबा हम छड़ का स्वरूप देते हैं तो फिर गोल आटा से तो फिर लंबा ही रहेगा। तो ये प्लास्टिसिटी का गुण है जिसके कारण कोई वस्तु पुनः अपने पुराने स्वरूप में वापस नहीं लौटता है। अब हम जिस वस्तु को हम देखते हैं और उसमें देखते हैं कि उसमें इलास्टिसिटी है या प्लास्टिसिटी, तो अगर किसी वस्तु में इलास्टिसिटी का गुण है तो हम उसको इलास्टिक सबस्टांस कहते हैं। और जो वस्तु में प्लास्टिसिटी का गुण है, ऐसा वस्तु जो प्लास्टिसिटी का गुण प्रदर्शित करता है तो उसको हम प्लास्टिक सबस्टांस कहते हैं। तो इसका भी अपना उपयोग है। अब ब्रिज बनाने के लिए जो हम उपयुक्त मटेरियल लेते हैं तो उसमें इस गुण सब पर विचार करते हैं कि कहाँ हमको मोर इलास्टिक सबस्टांस चाहिए और कहाँ मोर प्लास्टिक सबस्टांस चाहिए। तो इसको हम बढ़िया से अगर हम देखें समझें तो बहुत ही आसान सा चैप्टर है, लेकिन तुरंत दिमाग से उतर भी जाता है, तो इसको रिवीजन की भी आवश्यकता है। तो सबसे पहले जिस गुण के कारण कोई वस्तु, अगर हम फिजिक्स का लैंग्वेज थोड़ा सा यूज कर लें तो कहेंगे जिस गुण के कारण वस्तु या कोई वस्तु विरूपक बल को हटाने पर अपनी स्थिति प्राप्त कर लेती है, उसी गुण को हम प्रत्यास्थता कहते हैं। अब विरूपक बल क्या होता है? किसी भी वस्तु पर बल लगाकर उसके आकार आदि में परिवर्तन जो लाने वाला बल होता है, डिफॉर्मिंग फोर्स होता है, उसी को हम बोलते हैं हिंदी में विरूपक बल। अब हमने क्या देखा कि बल लगाने से विकृति उत्पन्न होती है, तो इसी विकृति को हम अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रेन। तो वस्तु के प्रति इकांक विस्तार में होने वाली विरूपता ही विकृति की माप होती है। अब ये विकृति 3 प्रकार के होते हैं: औंदर्य विकृति, आयतन विकृति और विरूपक विकृति। इसी को हम अंग्रेजी में अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं कि मतलब जो हमारा स्ट्रेन है, स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस कितने तरह के होते हैं? तो 3 तरह के होते हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रेस को डिफाइन करें। रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया
के रूप में हम इसको स्ट्रेस को परिभाषित करेंगे। पर यूनिट एरिया में जो रिस्टोरिंग फोर्स लगता है, तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन टू द अप्लाइड फोर्स। किसी वस्तु पर जो हम अप्लाइड फोर्स लगाते हैं तो वो जो अप्लाइड फोर्स के बराबर ही होता है रिस्टोरिंग फोर्स, लेकिन उसका डायरेक्शन अपोजिट होता है। और अगर हम इसको फार्मूला की बात करें तो स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स बटा एरिया। स्ट्रेस बराबर एफ बटा ए। एफ क्या हो गया? तो रिस्टोरिंग फोर्स, ए हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब फोर्स का यूनिट क्या होता है? तो न्यूटन। और एरिया का क्या होता है? तो मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हम लिख सकते हैं। या मतलब इसको हम पास्कल के रूप में भी दे सकते हैं यूनिट। तो पास्कल एक्चुअली दाब का यूनिट होता है, प्रेशर का यूनिट होता है। तो 3 तरह के स्ट्रेस होते हैं: लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस, हाइड्रोलिक स्ट्रेस। तो उनमें से दैट स्ट्रेस आर ऑफ 3 टाइप्स: लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस, हाइड्रोलिक स्ट्रेस। अब हम जानते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है। तो रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया व्हेन फोर्स इज अप्लाइड नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बॉडी। ये क्या हो जाएगा? तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। जो वर्टिकली जो फोर्स लग रहा है, तो वर्टिकली अगर लग रहा है तो वो लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगा। और अगर पैरेलल लग रहा है तब क्या होगा? तो पैरेलल लगेगा तो हो जाएगा टेंजेंशियल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम समझिए कि फोर्स इज अप्लाइड नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बॉडी, तो ये लॉन्गिट्यूडनल होगा। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की वजह से जो चेंज आता है वस्तु में, वो 2 तरह का चेंज आता है। एक कि उसके लेंथ में, तो हो जाएगा टेंसाइल स्ट्रेस। अगर मतलब उसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेस हो रहा है, उसका लेंथ अगर घट रहा है तो हो जाएगा कंप्रेसिव स्ट्रेस, और लेंथ अगर बढ़ रहा है तो हो जाएगा टेंसाइल स्ट्रेस। अब इसको जानने के बाद हम जानते हैं, सीखते हैं कि व्हाट इज टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस को जो डिफाइन किया गया है, वी में डिफाइन टेंजेंशियल स्ट्रेस एज द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया व्हेन फोर्स इज अप्लाइड पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बॉडी। ये क्या करेगा? तो चेंज इन शेप करेगा। शेप में जो है, ड्यू टू टेंजेंशियल स्ट्रेस वी में फाइंड चेंज इन द शेप ऑफ द बॉडी। इसका दूसरा नाम जो है शियरिंग स्ट्रेस भी है। अब हम चर्चा करते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रेस। तो जब हम गेंद को पानी में डाल देते हैं तो क्या होता है? उस पर चारों ओर से पानी फोर्स लगाता है। तो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया व्हेन फोर्स इज अप्लाइड बाय फ्लूइड ऑन द बॉडी, इसको हम कहेंगे हाइड्रोलिक स्ट्रेस। इसका दूसरा नाम है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस भी है। इसमें क्या होगा? तो चेंज इन वॉल्यूम होगा। अब हम चर्चा करते हैं स्ट्रेन का। स्ट्रेस और स्ट्रेन को अगर हम बढ़िया से समझ लेंगे तो आगे हम हुक्स लॉ को भी समझेंगे। तो स्ट्रेन को जो डिफाइन किया गया है, वी में डिफाइन स्ट्रेन एज स्ट्रेन इज सिंपली द मेजर ऑफ हाउ मच एन ऑब्जेक्ट इज स्ट्रेस्ड और डिफॉर्म्ड। तो वस्तु में जो विरूपण हुआ है उसी का माप है स्ट्रेन। तो स्ट्रेन बराबर क्या होगा? तो स्ट्रेन बराबर होगा चेंज इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ। इसका कोई यूनिट नहीं होता है। और हम कह सकते हैं कि स्ट्रेन आर ऑफ 3 टाइप। जैसे हमने देखा कि स्ट्रेस 3 तरह का होता है, तो स्ट्रेन भी 3 तरह का होगा। पहला होगा हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, दूसरा होगा शियरिंग स्ट्रेन, और तीसरा होगा वॉल्यूम स्ट्रेन। आइए अब चर्चा करते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का। तो चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ ऑफ द सिलेंडर, तो ये क्या होगा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। डेल्टा एल बटा एल। अगर मतलब वस्तु में जो परिवर्तन हो गया है वो डेल्टा एल है और ओरिजिनल उसका शेप है एल, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बराबर हो जाएगा डेल्टा एल बटा एल। अब देखते हैं कि शियरिंग स्ट्रेन क्या होता है। ये भी रेशियो ही है। तो रेशियो ऑफ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स टू द लेंथ ऑफ द सिलेंडर, ये हो जाएगा शियरिंग स्ट्रेन। तो अगर मतलब डिस्प्लेसमेंट हो गया है डेल्टा एक्स से, तो शियरिंग स्ट्रेन को हम लिखेंगे
शेयरिंग स्ट्रेन बराबर डेल्टा एक्स अपॉन एल। अब इसके बाद हम कहते हैं, चर्चा करते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रेन का। ये भी रेशियो ही है। कौन चीज़ का है भाई? तो रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम अप टू ओरिजिनल वॉल्यूम। अब कोई वस्तु लेते हैं, उसके जो वॉल्यूम में चेंज हो गया उसको हम अगर डेल्टा वी से लिखते हैं और ओरिजिनल वॉल्यूम है भी, तो वॉल्यूम स्ट्रेन बराबर हो जाएगा डेल्टा वी अपॉन वी। अब स्ट्रेस और स्ट्रेन को समझ लेने के बाद हम समझते हैं हुक्स लॉ। फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशंस द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, दिस इज नन एज हुक्स लॉ। प्रत्यास्था सीमा के अंदर उत्पन्न प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, दिस इज नन एज हुक्स लॉ। इसमें क्या होगा? स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। यही हो गया हमारा क्या? तो हुक्स लॉ। अब हम लिखेंगे कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो स्ट्रेस स्ट्रेन के बराबर कब होगा? जब हम एक कांस्टेंट से गुना करेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि स्ट्रेस बराबर के इंटू स्ट्रेन। तो के क्या है? के इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड नन एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो हुक्स लॉ इज एन एम्पिरिकल लॉ। अब इसके बाद हम देख सकते हैं कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को देखते हैं। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पर हम स्ट्रेन लेते हैं, वाई एक्सिस पर हम स्ट्रेस लेते हैं, और यहाँ ओ टू ए जो है ये हो गया हमारा इलास्टिक प्रॉपर्टी दिखलाएगा। वो वस्तु पर बल लगाते हैं, अब बल हटा लेते हैं तो फिर वह पुनः अपने पुराने शेप में आ जाता है। और ए से बी तक जब अगर हम जाते हैं तो अब वो स्ट्रेस और स्ट्रेन जो स्ट्रेस जो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है वो पूरा प्रोपोर्शनल नहीं हो पाता है। और फिर उसके बाद अगर हम बढ़ते हैं आगे, बी से सी की तरफ बढ़ते हैं तो ये हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है? सी से आगे बढ़ते हैं तो ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। तो बी इसीलिए हम कह सकते हैं कि बी क्या हो गया हमारा? इलास्टिक लिमिट हो गया। और डी क्या हो गया? तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। तो एडिशनल स्ट्रेन इज प्रोड्यूस्ड इवन बाय ए रिड्यूस्ड अप्लाइड फोर्स। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ई क्या है? तो ई हो गया हमारा फ्रैक्चर पॉइंट। यहाँ पर वस्तु क्या होता है? तो टूट जाता है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल। अलग अलग मटेरियल के लिए ये अलग अलग कर्व होगा। अब इसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये क्या होता है? तो रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो स्ट्रेस बराबर हमने देखा कि के इंटू स्ट्रेन, तो के क्या हो जाएगा हमारा? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये क्या होता है? तो ये होता है रेशियो ऑफ टेंसाइल टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इसको हम वाई से डिनोट करते हैं, या मतलब तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या हो गया? वाई लिखिए या मतलब गामा लिखिए तो बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो बराबर हो जाएगा एफ अपॉन ए अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल। तो इसको हम लिख सकते हैं एफ क्रॉस एल अपॉन ए अपॉन डेल्टा एल। अब इफ यंग्स मॉडुलस इज लार्ज, तो यंग्स मॉडुलस अगर लार्ज है तो वस्तु मोर इलास्टिक होगा। एंड an idealized rigid body would have an infinite Young's modulus। तो ऐसा कोई वस्तु होता नहीं है। आदर्श वस्तु के लिए, आदर्श जो रिजिड वस्तु है उसके लिए जो यंग मॉडुलस होगा वो इन्फिनाइट होगा। अब फॉर मेटल्स यंग मॉडुलस आर लार्ज, और ये गामा बराबर क्या हो जाएगा? तो स्ट्रेस बटा स्ट्रेन, और दोनों के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो ये हो जाएगा हमारा स्लोप। तो फिर हम उसके बाद अब बल्क मॉडुलस की चर्चा करते हैं। ये क्या होता है? तो रेशियो ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रेस टू करस्पॉन्डिंग हाइड्रोलिक स्ट्रेन। इसको हम बीटा से डिनोट करते हैं, और बीटा बराबर होता है माइनस एफ अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी। इसके बाद हम चर्चा करते हैं कंप्रेसिबिलिटी का। तो रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क मॉडुलस इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी।
तो के बराबर हो गया 1/बीटा बराबर -1/डेल्टा P क्रॉस डेल्टा V/V। इसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं कि बल्क मॉडुलस ऑफ सॉलिड जो होता है सबसे ज़्यादा, बल्क मॉडुलस ऑफ जो सॉलिड होता है वो सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम लिक्विड का होगा, उससे कम गैस का होगा। और कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो सबसे कम सॉलिड का कंप्रेसिबिलिटी होगा, उससे कम लिक्विड का होगा, उससे ज़्यादा लिक्विड का होगा और सबसे ज़्यादा गैस का होगा। आप 1 किलो गैस को पूरा घर में बिखेर सकते हैं और दबाइए तो उसको हम एक शीशी में बंद कर सकते हैं। अब इसका हम एप्लीकेशन पर चर्चा कर रहे हैं कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिक बिहेवियर। तो हम क्रेन को देखते हैं जो भारी भारी सामान ट्रक ये सब को उठाता है, तो उसके लिए जो यही इलास्टिक बिहेवियर वाले प्रिंसिपल पर आधारित है। हाउ थिक द रोप शुड बी डिपेंड ऑन लिफ्टिंग कैपेसिटी ऑफ द क्रेन, कितना वो मोटा है रोप तो उस पर उसका जो है लिफ्टिंग कैपेसिटी निर्भर करता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर निर्भर करता है। इसके बाद जो बहुमंजिली इमारत है उसको अगर हम देखें तो क्या देखेंगे कि बहुमंजिली इमारत में जो है जो पिलर सब होता है तो उसका डिस्ट्रीब्यूटेड इंड होता है, ये भी इसी सिद्धांत पर आधारित है, इलास्टिक बिहेवियर पर। फिर ब्रिज देखते हैं जिस पर इतना सारा वाहन गुजरता है तो उस पर भी ये इलास्टिक बिहेवियर के सिद्धांत को फॉलो करके उसको बनाया गया है। और लास्ट में हम ये कहना चाहेंगे टू रिड्यूस द बेंडिंग फॉर ए गिवन लोड वन शुड यूज मटेरियल विथ ए लार्ज यंग्स मॉडुलस वाई। इस तरह से हमने स्ट्रेस, स्ट्रेन और इलास्टिसिटी को समझा। और इसको समझ लेने के बाद इसमें एक और भी चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, वो पॉइसन का अनुपात परीक्षा में भी पूछता है। इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, ये बराबर होता है बीटा/अल्फ़ा। और बीटा/अल्फ़ा बराबर हम लिख सकते हैं d/D/L/L। तो इस तरह से हमने पॉइसन के अनुपात को भी समझा।